नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक रघुवंशी। आज हम हमारे एग्रीकल्चर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले 2-3 साल में हम अभी तक कोई भी वीडियो वगैरह लेके नहीं आए थे। आज वीडियो लाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी आई हैं, ए, किस तरीके से उनमें फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप ये देखने आए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आप सोच लीजिए कि इस साल आपका कोई सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि वैकेंसी पहले ही इतनी कम है और समय भी बहुत ज़्यादा कम है। हमेशा से हर साल ऐसा होता था कि जुलाई आने के बाद लोग तैयारी स्टार्ट करते थे, पेपर दिसंबर में होता था। इस बार नवंबर में ही पेपर है, तो इसलिए वैकेंसी पिछले साल की अपेक्षा देखें तो हम आधी ही आई हैं। तो इन इतनी कम वैकेंसियों में हम और इतने कम समय में हम सबसे पहला टास्क तो हमारे पास यही बचता है कि प्री को कैसे क्वालिफाई करें हम, क्योंकि प्री क्वालिफाई होगा तभी तो हम मेंस के लिए अपियर कर पाएंगे। पिछले साल मैंने भी एग्जाम दिया था और उसके पहले भी 2 साल और एग्जाम दिया है मैंने। पिछली बार मेरा 0.43 से फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। पिछली बार मेरे प्री में जो नंबर थे वो थे 59। अगर पिछले साल जैसा भी पेपर अगर आता है तो भी इस बार लगभग 50 पार कट ऑफ जा सकता है। समझ रहे हो आप? 50 पार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो कितनी है। तो 1 तारीख से आप सभी लोगों को पता है कि फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 21 अगस्त तक फॉर्म भराएंगे। ये जो डेट वगैरह हैं कि फॉर्म कब से भराएंगे, उसके बाद में एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे, और नवंबर में प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो इंटरव्यू है वो हो जाएगा अपना जनवरी फरवरी में इंटरव्यू हो जाएगा। और जो लकी ड्रॉ आएगा अपना, वो जो लकी ड्रॉ आने वाला है वो 1 अप्रैल को हमेशा की तरह आता है, तो इस बार भी 1 अप्रैल को ही आएगा। तो ये जानकारी आपको पता है। इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये जो एज का क्राइटेरिया वगैरह सब आपको पता है, 20 से 30 साल की एज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए 4 साल की। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज से हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। एएफओ का एग्जाम है। और इसके अलावा बस देखने वाली बात यह है कि आपकी जो बीएससी की जो डिग्री है वो 21 अगस्त के पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है कि किस कैटेगरी को कितना मिलेगा, ये आप खुद देख लीजिएगा। हाँ, सबसे मेन चीज़ जो है 346 जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी पिछले साल की अपेक्षा हम देखें तो लगभग आधी है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के 40-50 और बढ़ेंगी, 400 के पार पहुंच पाएंगी मुश्किल से मुश्किल। वो भी ये है कि यूको बैंक ने और पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों बैंकों ने वैकेंसी दे दी हैं तो आ गई हैं। और आप ज़्यादा मत सोचिए कि जो नॉट रिपोर्टेड वाली हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, 40-50 बढ़ेंगी। समय बहुत कम है, किस प्रकार से तैयारी करें तो इसी के बारे में हम आगे जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रीलिम्स में आता क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 50 आते हैं रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे इंग्लिश के आते हैं। जो 150 क्वेश्चन होते हैं वो 125 नंबर के होते हैं। 150 क्वेश्चन 125 कैसे होते हैं कि जो मैथ का हर एक क्वेश्चन होता है वो 50 नंबर 1 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। और हमारा रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन होता है वो भी 50 नंबर के होते हैं। और जो हमारा इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक क्वेश्चन आधा नंबर का होता है, और सभी में माइनस मार्किंग रखी गई है। माइनस मार्किंग कैसी है? 1/4 की माइनस मार्किंग है। इनमें हमको टोटल 4 कट ऑफ निकालने होते हैं। इनमें जो हमारा जो होता है मैथ, मैथ में हमको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना होता है, इंग्लिश का भी सेक्शनल कट ऑफ, रीजनिंग का भी सेक्शनल कट ऑफ, हम तीनों को सेक्शनल कट ऑफ निकालना होता है। उसके बाद में हमारा जो तीनों का जो स्कोर होता है, तीनों को मिला के जो टोटल, तो वो वाला कट ऑफ भी हमको निकालना होता है। तो इस प्रकार से हमको 4 कट ऑफ निकालने होते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर हम मेंस के लिए एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो मेंस में क्या आता है? मेंस में हमारा पूरा 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन, जो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 45 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाता है। इसमें भी 1/4 की माइनस मार्किंग रखी जाती है। जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है तो मेंस के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। तो इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। 20 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, और आपका जो 60 नंबर का होता है मेंस का एग्जाम होता है, तो 60 + 20 मिला के टोटल 80 होते हैं। जो 80 नंबर होते हैं इनको 100 में कन्वर्ट किया जाता है। तो 100 में कैसे किया जाता है? तो जैसे 60 होता है, 60 को 4/3 से इंटू कर दिया जाता है, तो ये 80 बन जाता है, प्लस 20 नंबर हमारे मेंस के इंटरव्यू के हो जाते हैं। तो जो मान के चलो आपके अगर 25 नंबर आते हैं अगर मेंस में,
तो उसमें 4/3 का इंटू कर दीजिए, तो आपका स्कोर इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो टोटल ए स्कोर हो जाएगा, उसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ जाएंगे, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो बन जाएगा। अब हम देखेंगे प्रीलिम्स का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ जो था, सेक्शनल वाइज देख लें तो हम इंग्लिश का हमारा था 6 नंबर था SC ST कैटेगरी के लिए, और जो रीजनिंग का था वो 4.25 था, और जो इंग्लिश जो क्वांट का था वो 6.50 था। EWS और जनरल के लिए 8 नंबर था वो कट ऑफ हमारा इंग्लिश का। इस बार बहुत ज़्यादा चला गया था, अब ऐसा जाता नहीं है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा इजी पूछ ली गई थी इंग्लिश, RC वगैरह भी, और जो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी इजी पूछ लिया गया था, तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ गया था। हर बार ऐसा नहीं जाता है, पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं बोल सकते कि इस बार 8 गया था तो अगली बार 10 जाएगा, ऐसी तैयारी करें। पेपर के लेवल पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस प्रकार से कट ऑफ था। उसके बाद में हमारा जो प्रीलिम्स का जो ओवरऑल कट ऑफ था वो लगभग SC कैटेगरी, जनरल, OBC तीनों के लिए 36.88 था, और जो ST कैटेगरी थी उसके लिए 34.13 था। और जो इंटरव्यू का था वो SC कैटेगरी के लिए 27.25 था, जनरल OBC के लिए 29 था, और ST कैटेगरी के लिए 23.25 रखा गया था। उसके बाद हम आगे बात करें जो फाइनल कट ऑफ था, ये फाइनल कट ऑफ ये है पिछले साल का, आप देख लीजिएगा इसको। हम देखें प्रीलिम्स के जो सिलेबस है, प्रीलिम्स में आते हैं हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आता है। तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि हम हमारा जो प्री है प्री निकल जाए, क्योंकि प्री निकलेगा तभी हम मेंस के लिए जा पाएंगे, और प्री निकालना इस बार बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, एस्पायरेंट की संख्या बढ़ रही है, और उसके बावजूद वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। तो वैकेंसी कम हो रही हैं और समय भी कम है इस बार, तो पेपर भी 1 महीने पहले है, तो सारी कंडीशन अपोजिट जा रही हैं। जो पिछले 2 साल से 2-3 साल से इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी इस बार ऐसा है कि घबरा रहे हैं। तो अभी उनको सबसे मेन चीज़ ज़रूरत है कि प्री पे फोकस करने की ज़रूरत है। कि मैं ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेंस को छोड़ देना है, लेकिन प्री पे भी फोकस करना है, क्योंकि प्री निकलेगा तभी आप मेंस के लिए जा पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेंस अच्छा है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्री कमजोर है। जो पिछले बार जैसे बाउंड्री पे जिनके 36.88 कट ऑफ गया था, उनके 37, 38, 40 नंबर थे, तो उनको इस बार मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्री निकालने के लिए वैकेंसी कम है, तो ज़्यादा कट ऑफ जाना स्वाभाविक सी बात है। तो हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग आती है 50 नंबर की आती है। 50 नंबर का हमारा पोर्शन कैसा बटा रहता है कि 25 नंबर के आसपास, 20 से 25 नंबर का हमारा आता है पजल प्लस सेटिंग। उसके अलावा अदर पोर्शन आता है हमारा। अगर आपका ए वाला पोर्शन अच्छा है तो आपको रीजनिंग में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्रिपल डाटा वाली जो पजल होती है उनकी प्रैक्टिस करना है। हमारे पेपर में ज़्यादातर देखा जाए तो जो अपने क्लर्क वगैरह होते हैं इनके जैसा पेपर नहीं आता है। हमारा जो प्री होता है काफ़ी टफ आता है, उस वजह से जो, क्योंकि हमारे यहाँ जो पजल वगैरह आती है वो या तो डबल डाटा या ट्रिपल डाटा वाली पजल आती है, और वो भी बहुत आसान नहीं आती है। तो आपको पेपर में क्या है कि अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी बढ़िया टॉपिक है, आसानी से बन जाते हैं क्वेश्चन। स्लॉक्स है, इनको तो आप ढूंढ के कर लीजिए क्योंकि ये फ्री के नंबर है। ये इनपुट आउटपुट वाला जो टॉपिक है आपसे बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं बन पा रहा है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक एक क्वेश्चन आना है इसका 5 नंबर का, तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं। डाटा सफिशिएंसी अच्छा टॉपिक है। ब्लड रिलेशन है, इसमें 2-3 नंबर का पूछा जाता है अपने पेपर में, और बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं आता है, आसानी से बन भी जाता है। ऑर्डर रैंकिंग है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, डिस्टेंस डायरेक्शन है, वर्बल रीजनिंग है। ये सारे बढ़िया टॉपिक हैं, लेकिन आपको मैं स्पेशल बोलूँगा कि आप पजल और सेटिंग वाला पोर्शन आप तैयार रखें, तभी आप रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी पार कर पाएंगे, और उसके अलावा आपका जो ओवरऑल कट ऑफ पार करने में भी मदद करेगी। उसके अलावा हम देख लेते हैं क्वांट। क्वांट में हमारा आता है एक तो हमारा अरिथमेटिक वाला पोर्शन आता है। अरिथमेटिक वाला पोर्शन आता है और एक हमारा दूसरा पोर्शन आता है। तो जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, अगर आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन अच्छा है, अरिथमेटिक में क्या आता है हमारा, हमारा आता है इसमें एवरेज वाला, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, और हमारा परसेंटेज वाले टॉपिक। तो ये वाले टॉपिक अगर हमारे अच्छे हैं, क्योंकि सारा डाटा देखो, चाहे परसेंटेज बोल लो चाहे रेशो बोल लो, चीज़ एक ही है।
अगर हमारा ये वाला टॉपिक अच्छा है तो हमको कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि हमारा जो डीआई वगैरह आता है, तो डीआई वाला पोर्शन हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो डीआई हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमारा परसेंटेज और रेशो का पोर्शन बहुत अच्छा होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है परसेंटेज और रेशो पर। उसके अलावा हम देखें तो नंबर सीरीज, ये भी काफ़ी बढ़िया बन जाती है। अगर नॉर्मल नंबर सीरीज आ रही है तो कोई समस्या नहीं आती है पेपर में, लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो आप उसको थोड़ा सा ऐसा है कि स्किप करके आखिरी में समय बचे तब करें। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 5 नंबर का आता ही आता है, ये तो कहीं जाता नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी आती कभी नहीं आती, जब भी आती है तो 5 नंबर तक आती है। तो इन दोनों को तो आपको ढूंढ के करना है। आपको जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादा नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे 2-3 मिनट तो आपका ले ही जाएगा, और आप अगर इस तरीके से करोगे तो आप 40 मिनट में मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन ही हल कर पाओगे। तो हमको क्या फोकस करना है कि डीआई, जो हमारा डीआई है, हमारे पेपर में 3 टाइप के डीआई आते हैं। एक तो आता है पाई चार्ट, दूसरा आता है बार ग्राफ, और तीसरा आता है कैसलेट। सबसे सरल वाला जो हमारा डीआई आता है, जो पाई चार्ट वाला आता है, तो पाई चार्ट में सारा डाटा दिया तो होता है और आसानी से डाटा बाहर भी निकल जाता है। तो हम इसको इस पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ये आता ही आता है। उसके अलावा बार ग्राफ वाले आते हैं, तो ये भी आसानी से निकल जाता है। कैसलेट डीआई का मैं इसलिए लास्ट में सॉल्व करने का बोल रहा हूँ क्योंकि कैसलेट डीआई में पूरा डाटा जो रहता है, पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में डाटा दिया हुआ होता है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो पूरा समय भी जाता है और क्वेश्चन का क्वेश्चन चला जाता है, और फिर प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा पेपर को देख के सॉल्व करना है इस बार। अगर हम स्ट्रेटेजी के साथ पेपर में जाएंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली। बाकी ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला टॉपिक भी अपना अरिथमेटिक में ही आ जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये टॉपिक बढ़िया है, देख लेना। मेंसुरेशन है, थोड़ा सा इसको फोकस कर लेना, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है ये वाला टॉपिक। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश, अब इंग्लिश में ही हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो इंग्लिश हमारी है, एक तो क्या है कि हम ज़्यादातर लोग जो तैयारी करने वाले होते हैं वो तो या तो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उस वजह से इंग्लिश की जो प्रिपरेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। जबकि हम हमारा पूरा जो टाइम रहता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और मेंस, उनमें से सबसे ज़्यादा टाइम हम इंग्लिश को ही देते हैं। इंग्लिश को टाइम देने के बाद भी हमसे इंग्लिश क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज आती है वो बहुत ज़्यादा टफ आती है। क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं, जो कोचिंग संस्थान वगैरह भी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेज में करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर ऐसा ही करवाएंगे स्टार्टिंग से तो फिर बहुत समस्या आ जाती है। क्योंकि बच्चा अगर से इस तरीके से अगर शुरुआत से ही प्रैक्टिस करेगा तो फिर और फिर मतलब ऐसा है कि आखिरी में छोड़ ही देगा इंग्लिश को। तो वो सिंपल वे करवाते हैं, जैसे पी क्यू आर एस हमारा है, तो पी क्यू आर एस पैराजम्बल हैं, वो भी सिंगल लाइनर वाले करवाते हैं वो लोग। तो सिंगल लाइन वाले जो पी क्यू आर एस होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि 2-3 लाइन के पी क्यू आर एस आते हैं हमारे जो पैराजम्बल वगैरह होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हमसे बन नहीं पाते हैं, और फिर बनते नहीं हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो अगर आपका रीडिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छा है तो आप रीडिंग वाले पोर्शन पे फोकस कीजिए। आप इसके लिए, रीडिंग के लिए आप द हिंदू वगैरह एडिटोरियल आते हैं डेली, उसको पढ़ें। यूट्यूब पर सारे लोग फ्री पढ़ाते हैं। उसके अलावा वोकेबलरी है, उस पर फोकस रखें अपना। वोकेबलरी पे फोकस रहेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी वहाँ पर क्या है। क्योंकि द हिंदू की जो आर्टिकल आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट पेपर में उठ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोज टेस्ट, ये आता ही आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, दो दो आरसी आते हैं। एक आता है हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर बायोलॉजी रिलेटेड आता है, और एक आता है हमारा अदर। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जिस वाले जो आरसी है उसमें डाटा ज़्यादा दिया हो, जैसे किसी कहीं जनसंख्या वगैरह हो, ऐसा हो, तो उसमें डाटा निकालना बहुत आसान होता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, तो उसमें हमको अगर जैसे आरसी समझ में भी नहीं आ रहा तो हम आसानी से उसमें एग्रीकल्चर के अंदाज़ा लगा लगा के भी हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। जो एरर डिटेक्शन है इसको सबसे लास्ट में रखिए, क्योंकि इतनी आसानी से होता नहीं है वहाँ पर। क्योंकि लैंग्वेज कठिन होती है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले आते हैं, वर्ड स्वैप आते हैं, इनको आप देख लीजिए, काफ़ी सरल पड़ते हैं। उसके अलावा हम देखें, पैराजम्बल होते हैं, अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको ज़्यादा परेशान नहीं होना आरसी में। और यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी एरर होती है, इनको देख लेना है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये भी आसानी से बन जाते हैं। और जो सेंटेंस कंप्लीटेशन वाले आते हैं, ये भी बढ़िया आराम से बन जाते हैं। तो आपको पूरा फोकस रखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और अपना जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इन पे। क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे जो बड़े टॉपिक हैं, एरर डिटेक्शन वगैरह हैं, जो ज़्यादा आते हैं, तो वो बनते नहीं है। हमको कट ऑफ पार करना है, यहाँ टॉप करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है केवल। मेंस, अभी के टाइम पे अब क्या है कि प्री की सबसे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्री अगर निकलेगा तभी हम मेंस के लिए जा पाएंगे। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ।
तो प्री निकालने के बाद में लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्री के चक्कर में मेंस को पूरी तरीके से ही छोड़ दें कि अब प्री निकलेगा तो उसके बाद में हम मेंस की आराम से बैठ के तैयारी कर लेंगे 1 महीने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग मैंने 26 टॉपिक लिखे हैं। आपके पास समय होता है प्री देने के बाद में लगभग 28 से 30 दिन का। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो लगभग आपको 26 दिन तो चाहिए। इसमें ऐसे टॉपिक है जैसे अपना जनरल एग्रीकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हमारा सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनको हम एक एक दिन में नहीं निपटा सकते। इनको एक एक टॉपिक को दो दो तीन तीन, अगर हमारा शुरू से पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे इनको। तो हमको अभी से इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी थोड़ा धीमे धीमे चलने दीजिए, मेंस को खींच दीजिए। अब जैसे ही आगे जाएंगे हम, तो आगे का जो मतलब 1 महीने से लेकर 1.5 महीने का जो समय बचेगा उसमें हमको प्री को पूरी तरीके से टाइम देना है। अभी अब मेंस को साथ लेके चलेंगे, उस टाइम पर अभी से हम कर लेंगे तो आगे जाकर हम जब प्री की तैयारी करेंगे तो उसके साथ साथ में हम इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको टेलीग्राम पे जाकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहाँ सब फ्री में डला हुआ है और आसान है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ध्यान रहेगा। और सभी बुकों के क्वेश्चन डले हुए हैं टेलीग्राम पर। तो जो कि हमारे मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है सारी बुकें हमारे लिए पढ़ना। तो हमारे एग्रीकल्चर में मेंस में देखें तो हम जनरल एग्रीकल्चर आता है हमारा, एग्रोनॉमी आता है, बीड साइंस आता है, सीड साइंस आता है, सॉइल साइंस आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, प्लांट पैथोलॉजी आता है, एंटमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स आता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, स्वाइन हस्बेंड्री, मशरूम कल्टीवेशन, बेनिफिशियल इंसेक्ट, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्कीम और प्लांट फिजियोलॉजी और नाबार्ड नॉम। नाबार्ड नॉम जो है 2019 के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तभी से लोग इनको ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा है कि एक बार पूछे गए थे तो हर बार इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। हम हमारी जो पूरी एनर्जी है एग्रीकल्चर स्कीम, नाबार्ड नॉम, प्लांट पैथोलॉजी और एंटमोलॉजी और फिशरीज फॉरेस्ट इन्हीं में लगा देते हैं। जबकि इनमें से मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं शायद, तीनों चारों टॉपिक से मिला के। तो हमको इनको ना पढ़ के हमको पेपर को एनालिसिस करना है कि किस तरीके से पेपर आता है। मैं आपको अभी 1-2 दिन में और नई वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं पिछले 10 साल का जो मेंस का जो सिलेबस है, या फिर किस प्रकार से जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी एनालिसिस मैं डाल दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। तो आपको जैसे एग्रोनॉमी है, यहाँ से 3 4 5 क्वेश्चन तक आते हैं। हमारा हुआ सॉइल साइंस हुआ, 5 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हॉर्टिकल्चर 7 8 क्वेश्चन तक यहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। एनिमल हस्बेंड्री को हम हमेशा की तरह लास्ट में छोड़ देते हैं कि आखिरी में पढ़ लेंगे। ये टॉपिक ऐसा है, इससे 10 से 12 तक क्वेश्चन अभी पिछले 5 साल में हर बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसमें हमारा लेक इंसेक्ट आता है, हनी भी आती है, और हमारा जो होता है हमारा रेशम कीट होता है, सिल्क वर्म, उसका भी ये आते हैं। सिल्क वर्म में से कभी 1 2 पेज का टॉपिक है, इसमें से हम देखें तो कभी कभी 3 4 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिकों को हम एनालिसिस करके अगर पढ़ेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे लिए तैयारी आसान होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। इसी तरह की और वीडियो भी हम आगे लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को, जो नए हैं अभी तो सभी लोग नए ही हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।